नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथियों को, सभी भाइयों बहनों को भाई बहन के अटूट पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, मैं जो आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में ना कोई कत्ल होता है ना कोई वत्ल होता है। एक बेहद ही खूबसूरत कहानी, लेकिन इस कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के रांची में एक जगह लगती है गुलहरिया। गुलहरिया में एक हलवाई रहता था। हलवाई का परिवार बेहद खुश था। हलवाई का नाम रहता है राकेश। राकेश के परिवार में उसकी बीवी, जिसका नाम सुनीता रहता है, उसकी एक बेटी रीता। मात्र 3 लोगों का हंसता खेलता परिवार रहता है। लेकिन उस हंसते खेलते परिवार को एक दिन नज़र लग जाती है। कोविड का दौर, भला कौन नहीं जानता है। कोविड का जो दंश था वह बहुत लोगों को आज भी याद है। कोविड में किस तरह से लोग मर रहे थे और किस तरह से लोग अपनी जान बचाकर इस शहर से उस शहर भाग रहे थे। उसी कोविड के दौरान साल 2020 में राकेश हलवाई की कोविड के दौरान कोविड से उसकी मौत हो जाती है। अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी बीवी बचती है, सुनीता, और उसकी बेटी रीता। मात्र 2 लोगों का छोटा सा परिवार रहता है। बाकी उसके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो घर का खर्च चला सके। अब इस परिस्थिति से गुजरते हुए धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अपनी पति के मौत को धीरे धीरे सुनीता भूलती गई। अब भूलकर अपनी बेटी को संभालने लगती है, और जो दुकान पति चलाता था, अब उस दुकान पर खुद सुनीता बैठने लगती है। अब धीरे धीरे वहाँ पर सुनीता कई महीने गुजारती है। पहले तो वह बेहद उदास रहती थी, लेकिन जब धीरे धीरे आदत हो जाती है दुकान पर, तो दुकान को चलाना भी वह धीरे धीरे सीख लेती है और घूंघट से निकलकर अब वह दुकान पर बैठने लगती है। कभी कभी उसकी बेटी भी बैठा करती थी, रीता, और कभी कभी एक उसका रिश्तेदार था जो आकर दुकान की देख रेख भी किया करता था। लेकिन सुनीता रेगुलर दुकान पर बैठती थी, और जितने भी कस्टमर आते थे वो अक्सर आकर सुनीता से बातचीत किया करते थे। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति, जो कि सरकारी स्कूल का रिटायर्ड टीचर रहता है, जिसका नाम रहता है राजशेखर महतो। राजशेखर महतो बेहद ही शरीफ परिवार से, बेहद ही शरीफ किस्म का इंसान, पेशे से अध्यापक थे। अब लोगों को कोचिंग वगैरह भी पढ़ाया करते थे रिटायरमेंट के बाद भी। अब उनका एक बेटा भी रहता है जो बाहर इंजीनियर था, और वह पैसा कमाता था और अपनी पत्नी को लेकर साथ में रहता था। इधर घर पर राजशेखर की एक बेटी थी, वह उसकी देखभाल करती थी, और जब वह घर चली जाती थी तो राजशेखर खुद बनाकर खाता था या फिर बाहर होटल वगैरह में खा लिया करता था। अब वह रोजाना शाम को जब भी मन करता था घूमने के लिए, सुनीता के दुकान पर जाता था। सुनीता के दुकान पर जाता था, बैठकर बातचीत करता था। अब कई बार रात के 10-10 बजे तक वहाँ बैठा रहता। दुकान बंद होने वाली रहती तो भी वह बैठकर बातें करता, क्योंकि वह अभी अकेला था। वहाँ बैठकर अब बातें करता, समय पास करता। सुनीता अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाती, तकलीफें जो भी थी वह सुनाती। आखिर सुनीता किसी को क्या दुख सुनाती, किससे कहती? तो उस मास्टर से ही, राजशेखर से ही बातचीत किया करती थी। अब राजशेखर बातचीत करते करते अब कहता है कि देखो, मात्र तुम्हारे पास एक ही समस्या है, वह तुम्हारी बेटी। तुम जहाँ अपनी बेटी की शादी कर दोगी, उसके बाद तुम काफ़ी खुश रहोगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दामाद और बेटी मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे और दुकान भी संभालेंगे। अब उसकी पत्नी, यानी कि हलवाई की जो विधवा पत्नी रहती है सुनीता, कहती है कि देखिए मास्टर साहब, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, और मैं किसी तरह दुकान से अपना खर्च चलाती हूँ। आखिर मैं किस तरह से अपनी बेटी की शादी करूँ? तभी राजशेखर कहता है कि देखो, मुझे तो बहुत ज़्यादा पेंशन मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पैसों की तुम्हें मदद कर दूंगा, तुम शादी तलाश करो। लेकिन अब धीरे धीरे शादी खोजी जाती है, और एक दिन एक बहुत ही अच्छी शादी रांची के उसी गुलहरिया से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में एक लड़का मिलता है, जिसका नाम रहता है पुनीत। पुनीत से उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है, और
करीब 60 से 70 हजार रुपए की मदद जो मास्टर रहता है राजशेखर वह करता है। अब सुनीता की लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है। अब इधर सुनीता कुछ दिनों तक अकेली रहती है और इधर राजशेखर मास्टर बैठकर उससे बातचीत करते और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती तो सुनीता मास्टर साहब से कहती तो मास्टर साहब उस दुखियारी बेचारी विधवा की सुनीता की मदद कर दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनकी बेटी जब ससुराल से वापस आती है कुछ दिनों बाद अपने माँ के साथ रहने लगती है तो माँ सुनीता उससे अपने बेटी से कहती है कि देखो आज के समय में बेटा कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन जो तुम्हारे मास्टर चाचा हैं उन्होंने तुम्हारी शादी में भी मदद की और जब भी ज़रूरत पड़ती है वो कुछ ना कुछ पैसे दे दिया करते हैं। अब उनका कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी। लेकिन फिर जब बेटी ससुराल जाने वाली होती है तभी राजशेखर दुकान पर जाता है तो जो सुनीता रहती है वह कहती है कि मास्टर साहब आज मेरी बेटी जाने वाली है। अब मास्टर साहब जैसे ही सुनते हैं कि उसकी बेटी जाने वाली है अब खुश होते हैं और कुछ पैसे उसकी बेटी को भी देते हैं और कहते हैं बेटा अपना ख्याल रखना और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि तुम अपनी माँ की सेवा कर सको, माँ की दुकान को संभाल सको तो आते रहना। साथ में दामाद भी रहता है, पुनीत को भी वो कुछ पैसे देते हैं। अब इससे दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने सास से यानी कि सुनीता से पुनीत तारीफ़ें करता है उस मास्टर राजशेखर की। बेटी भी तारीफ करती है और एक पिता की हैसियत से बेटी राजशेखर को देखती है और फिर वहाँ से पैर छू करके निकल जाती है। अब कुछ दिन गुजरता है, इधर सुनीता एक अपने रिश्तेदार के छोटे से बेटे के साथ दुकान पर रहती थी जो कि महज 14 साल से 15 साल का रहता। दुकान पर ही रहता, देखभाल करता, अपने मौसी के साथ वह रहता था क्योंकि वह अकेली थी। अब इधर राजशेखर 10-10 बजे तक बैठकर बातें करता क्योंकि उसके घर पर उसकी एक बेटी और सिर्फ राजशेखर था। उधर बहू को लेकर बेटा बाहर रहता था। अब राजशेखर बातचीत करते करते एक दिन उस महिला को सुनीता को पसंद करने लगता है। अब सुनीता भी उसे पसंद करने लगती है। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है उसकी खुशियों भरे दिन, यानी कि सुनीता मास्टर साहब को पसंद करने लगती है, मास्टर साहब भी उसे पसंद करने लगते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं और बहुत दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। अब यह नज़दीकियाँ देखते देखते चारों तरफ फैलने लगती है। फैलने का मतलब यह है साथियों कि अब चारों तरफ चर्चा होने लगती है कि जरूर हलवाई की बेबी सुनीता के साथ उस मास्टर का कुछ ना कुछ जरूर संबंध है, क्योंकि वह रात भर वहीं बैठा रहता है और उससे बातें करता है। 11-11 बजे रातों को घर जाता है। खैर आप तो जानते ही हैं कि गांव के लोग कई तरह की सोच भी रखते हैं। कोई अगर कुछ ना करे तो भी लोग कहना शुरू कर देते हैं और दीवारों पे भी कान होते हैं। अब तो दोनों की हरकत थी धीरे धीरे लोगों को सामने आना शुरू हो जाती है। अब मोहब्बत दोनों की इस कदर खुमार होती है, इस कदर बेकरार होती है, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर बेकरार होते हैं कि अब राजशेखर रात को बैठकर जब दुकान बंद हो जाती तो उसके साथ कमरे में जाता और कमरे में जाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब इस दौरान दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। अब आए दिन जब भी मौका मिलता राजशेखर दुकान बंद होने के बाद उसके साथ उसके कमरे में जाता। अब एक दिन उसकी बेटी ढूंढते हुए राजशेखर की उसके हलवाई की दुकान पर जाती है और जब जाती है तो वहाँ देखती है कि शटर बंद है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब वह फिर जैसे ही अपने कमरे पर पहुँचती है और जब वहाँ पर देखती है तो उसके पिता का फ़ोन वहीं घर पर ही छूटा हुआ था। अब वह परेशान होती है कि आखिर वह करे तो करे क्या करे। अब वह परेशान होने के बाद घर में दरवाज़ा बंद कर बैठ जाती है। अब अगली सुबह जब राजशेखर घर पहुंचता है तो उसकी बेटी पूछती है कि रात भर आप कहाँ थे, आखिर रात भर मैंने ढूंढा है, आपका कुछ पता नहीं चला। तभी राजशेखर कहता है कि वो अपनी मोबाइल घर पर भूल गया था और वो अपने दोस्तों के साथ उसके कमरे पर था और उसे लगा कि तुम्हें पता होगा। अब लड़की कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरता है उसकी लड़की फिर अपने दामाद के साथ आती है। अब वो देखती है कि उसकी माँ का रवैया और राजशेखर का रवैया कुछ सही नज़र नहीं आ रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी अजीब तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पति पत्नी का तरीके से बातचीत चल रही है। अब यह सब सुनते हुए जैसे कोई काम होता था तो सुनीता राजशेखर से पूछती थी और फिर करती थी। अब उसकी बेटी रीता को शक होने लगता है, उधर पुनीत को भी शक होने लगता है। अब वो पुनीत अपनी बीवी रीता से कहता है कि देखो इन दोनों के बीच जरूर कुछ न कुछ चल रहा है, अगर यह बात सामने आई किसी के तो लोग क्या सोचेंगे। अब
रीता कहती है कि देखो, अब जो भी होगा मैं माँ को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अब वो अपने माँ को समझाती है कि माँ, अगर कुछ उसके साथ, मास्टर साहब के साथ अगर तुम्हारा कुछ संबंध है, कुछ संपर्क है, तो उससे दूर ही रहो, क्योंकि इससे समाज में बहुत बदनामी होगी, पूरे रिश्तेदारियों में हम लोगों की बदनामी होगी अगर कहीं से किसी को कुछ पता चला। माँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा मदद करते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, और मेरा है ही कौन। बैठकर हम दोनों बातें करते हैं, और बात करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं, हम भी मैं भी अपना दुकान बंद करके अंदर सो जाती हूँ। अब बेटी ने कभी कुछ देखा नहीं था, तो बेटी कहती है ठीक है माँ, मुझे बस लगा तो मैंने बता दिया। अब वो अपने पति से, पुनीत से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, बस वो भी अकेला रहता है, यहाँ बैठा रहता है तो बातचीत माँ करती है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। वो तो यहाँ तक कई हज़ार रुपए उन्होंने शादियों में दिए, आज तक खर्च करते हैं, लेकिन कभी कुछ बोलते नहीं हैं, कभी माँ से 1 रुपये मांगे भी नहीं। अब इधर यह बात धीरे धीरे उसकी बेटी को पता चल जाती है कि यह हलवाई की दुकान पर अक्सर रातों तक बैठे रहते हैं, आखिर करते क्या हैं। अब उस लड़की को लगता था, मास्टर साहब के लड़की को, राजशेखर के लड़की को, कि उसके पिताजी आसपास दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं। अब एक दिन उसकी बेटी शक करती है और रात को करीब 10 बजे उस दुकान पर जाती है तो देखती है कि अब चारों तरफ सन्नाटा छा रहा है और मास्टर साहब यानी कि उसके पिताजी राजशेखर बैठकर उस हलवाई की बीवी के साथ, विधवा महिला के साथ अजीब तरीके से बात कर रहे थे। तब उसे शक होता है तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, उसके दुकान पर आप मत बैठा करिए, लोग उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, आपको भी लोग बुरा भला कहेंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। अब पिताजी उसके ठहरे मास्टर, वो कहते हैं देखो कौन क्या कहता है, मुझे इससे लेना देना नहीं है, वह बेचारी दुखियारी है, अगर मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है। अब इधर बेटी समझती है कि हो सकता है पिताजी सही कह रहे हैं, लेकिन एक रात राजशेखर यानी कि 27 अप्रैल 2024 को वो घर से निकलते हैं करीब शाम 4 बजे, लेकिन वो घर नहीं लौटते हैं। रात हो जाती है, वह घर नहीं लौटते हैं। उधर जब 12 बज जाता है तो लड़की उस हलवाई की दुकान पर जाती है तो पता चलता है कि आज शाम से ही उस हलवाई वाले की दुकान भी बंद है, उसका भी कुछ पता नहीं है। अब बेटी काफ़ी परेशान होती है और हलवाई की बेटी रीता को फ़ोन करती है। उसको फ़ोन करती है कि क्या पिताजी तुम्हारी माँ को लेकर कहीं तुम्हारे पास तो नहीं गए हैं। लड़की कहती है रीता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ तो अपने दुकान पर ही होगी। तो राजशेखर मास्टर की बेटी कहती है कि देखो, दुकान तो तुम्हारी बंद है, तुम्हारी माँ भी नहीं दिखाई दे रही है और मेरे पिताजी शाम से ही गायब हैं। अब इधर रीता भी परेशान होती है कि आखिर दोनों कहाँ चले गए। अब इधर दोनों जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनके हलवाई की जो बीवी है, विधवा बीवी, उसकी भी दुकान बंद है और उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन मास्टर राजशेखर भी जो उससे रात रात को बैठकर बातें किया करता था, उसका भी कुछ पता नहीं है। अब पुलिस शिकायत तो दर्ज कर लेती है, लेकिन वह प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला देखकर चलने लगती है। अब पुलिस सुस्ती दिखाती है। अब वह सोचती है कि कहीं गए होंगे तो 1-2 दिन में आ ही जाएंगे, लेकिन तभी पुलिस उसका नंबरों को ट्रेस करती है, लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि दोनों की लोकेशन बिहार में, पटना में है। अब वह बिहार में पुलिस जाती है और बिहार पुलिस की मदद से दोनों को पकड़ कर लाती है, और जब दोनों को पकड़ कर थाने लाती है तो दोनों के पास कोर्ट मैरिज की सर्टिफिकेट होती है और उस मंदिर में दोनों शादी कर चुके थे। अब वह पुलिस के सामने दिखाते हैं तो पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ही दोनों ने शादी की थी। अब इस शादी की बात जैसे ही हलवाई की बेटी को पता चलती है और राजशेखर की बेटी को पता चलती है, दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अब वो हलवाई की बीवी को लेकर, यानी कि खुद की बीवी को लेकर, जब राजशेखर सुनीता को लेकर, अपनी दूसरी बीवी को लेकर जब घर पहुंचता है, क्योंकि पहली बीवी की काफ़ी पहले मौत हो चुकी थी, तो वैसे ही उसकी बेटी रोने लगती है। कहती है पापा आपने ये क्या किया, लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, आपने हमारी इज्जत को बदनाम कर दिया। तभी मास्टर साहब कहते हैं कि देखो, यह बेचारी लाचार थी और हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, कब दिल लग गया कुछ पता नहीं चला, और मैं अगर इसका सहारा बनता हूँ और यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनती है तो इसमें बुरा ही क्या है। तब तक इधर से
मीडिया भी पहुंचती है, मीडिया को भी पता चल जाता है। तरह तरह की मीडिया आजकल फैली हुई है, तो उनको भी पता चल जाता है। अब यह खबर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से फैलती है और उधर उसके बेटे को भी पता चल जाती है, तो बेटा भी बड़ा शर्मसार होता है कि पिताजी ने ये क्या किया। लेकिन जब वो अपने पिता से बात करता है तो पिता कहता है कि बेटा, जो मैंने किया है बहुत सोच समझ कर किया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब बेटा नाराज़ हो जाता है पिता से और वह अपने बीवी के साथ अपने जहाँ पर वह जॉब करता था वहीं वह रहने लगता है। वह घर आने से मना कर देता है और बेटी अब उसके बाद अपने पिता से नाराज़ होकर ससुराल चली जाती है और ससुराल में रहने लगती है। और राजशेखर अब हलवाई की उस विधवा बीवी को अपनाकर अपने ही घर में रहने लगता है। और उधर जो उसकी बीवी रहती है, उसकी बेटी रहती है रीता, और पुनीत, दोनों को पहले आपत्ति होती है, लेकिन बाद में दोनों मान जाते हैं और आना जाना शुरू कर देते हैं। साथियों, जब यह खबर जब लोगों तक फैलती है तो लोग बड़े हैरान थे। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, एक विधवा से शादी कर उस व्यक्ति ने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसे सहारा दिया है। लेकिन जब लोगों को यह पता चलता है कि विधवा की उम्र 42 से 43 साल है और बुजुर्ग की उम्र 62 साल है, तब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। साथियों, कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती, इश्क किससे हो जाए यह भी किसी को कभी खबर नहीं होती। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या उस बुजुर्ग मास्टर राजशेखर ने उस विधवा हलवाई की विधवा पत्नी सुनीता से शादी करके अच्छा काम किया या फिर बुरा काम किया, या फिर जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कमेंट करिएगा। जो भी आपकी राय होगी, जो भी आपकी सोच होगी। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है मनोज गोयल है, फैजल खान भाई हैं, धनजी पासवान जी हैं, राम पुकार जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से। तो साथियों, अपना प्यार दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।